मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अब इन्हीं शब्दों का अर्थ 2014 के पहले के कॉन्टेक्स्ट में रखकर सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखा गया था? क्या नेताओं ने अपने कर्तव्य का पालन किया था या उस अखंडता को बाहरी ताकतों को बार बार खंडित करने का मौका दिया था? Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. He has confirmed to me that a grenade explosion has taken place within the hotel. 5 Israeli citizens have been taken hostage. The 19th floor on which my source is staying. Of this place which I mentioned was Masjid Bandar. It is dominated by minorities. I see. So I tried to send message. It's not only in Hindu area, it is in Muslim area also. नॉस्टैल्जिया हुआ, ट्रॉमा याद आया, वो डर महसूस हुआ। जेनजीज को नहीं होगा, मुझे पता है ना। ये उनके बचपन की यादें नहीं हैं, ये तो हमारे बचपन की यादें हैं। खासकर उनके जो भारत के शहरों में रहते थे, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोई भी, सबका अपना अलग ट्रॉमा है। लेकिन मुंबई वालों को थोड़ा राहत की सांस कहूं या जस्टिस, दोनों ही फिट बैठता है। मुंबई वासियों को इन दिनों मिला है। मुंबई जलती रही, जाने जाती रही। वहीं तहव्वुर राणा का मानना था कि इंडियंस डिजर्व्ड इट। पाकिस्तानी मूल का ये कैनेडियन बिजनेसमैन 26/11 के मेन कॉन्स्पिरेटर दाऊद गिलानी यानी डेविड कोलमैन हेडली का क्लोज एसोसिएट था। राणा पर आरोप है कि उसने हेडली के साथ मिलकर लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी की मदद से मुंबई में आतंकवादी हमले करवाए थे। साथ ही पूरा प्लान हिंदुओं पर ब्लेम डालने का था। अमेरिका से सफलतापूर्वक उसे प्रत्यर्पित करने के बाद अब पटियाला हाउस के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। तुलना करने की बात है या नहीं, ये आप सोचिए। मेरा काम केवल फैक्ट्स रखना है, मेरे ओपिनियंस देना है। लेकिन एक वक्त था जब भारत के नेता एक आरोपी जिस पर 3500 इमीडिएट डेथ्स और 25,000 ओवरऑल डेथ्स का आरोप था, उसे भारत से बाहर भगाने के लिए एक स्पेशल पैसेज क्रिएट करके दिया था। वहीं आज का वक्त है जब एक दूसरी सरकार ने 17 साल पुराने आरोपी को अमेरिका जैसे देश से एक्स्ट्राडिट कर लिया आई, जहां पर यह प्रोसेस उतना आसान नहीं था। फर्क तो है, बात है भारत की सुरक्षा की, उसकी अखंडता की, उस संघ को संजो कर रखने की जिसकी आजादी के लिए हमारे ही पूर्वज मर मिटे थे। बात है भारत मां की। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का वो स्टेटमेंट याद आता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब हर कोई इस स्टेटमेंट को शेयर नहीं करता ना। कुछ लोगों को पार्टी जरूरी होती है, भले ही आपके द्वारा शासित राज्य में आतंकवादी हमले ही क्यों न चल रहे हों। कोई व्यक्ति या चलो आतंकवादी संगठन ही आपके देश से क्यों डरेगा? क्यों हमला प्लान करने से पहले 2 बार सोचेगा? तब जब लॉ ऑफ लैंड स्ट्रॉन्ग हो, भय पैदा करने वाला हो। आतंकवादी के लिए फेयरनेस की डिमांड तो यहाँ ना ही करें, लेकिन चलो फॉर आर्ग्यूमेंट्स से फेयर भी हो, तभी तो किसी में डर बैठेगा। लेकिन आप सत्ता में आते ही प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को रिपेल कर दें, जिसका उद्देश्य केवल और केवल भारत को सुरक्षित करना था। किस मुंह से? वही ह्यूमन राइट्स के झंडे तले अपने पोटा रिपेल कर दी। उसके बाद जो यूपीए सरकार के दौरान भारत में हुआ, ये कौन नहीं जानता। हमारे ट्रॉमा की आधी वजह तो वही है। रद्द करने के बाद जो आतंकवाद का पिटारा खुला, उससे इनके डिसीजंस पर सवाल तो बनता है। क्या ये भारत को एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर प्रस्तुत करना चाह रहे थे?
2006 से लेकर 2013 का वक्त भारत में आतंकवाद को लेकर सबसे डार्केस्ट पीरियड था। राहुल गांधी के फ्यूचर से भी डार्क। इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस मिलने पर भी सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं, कोई ठोस लॉ नहीं, साथ ही एक वीक सरकारी फिगर हेड और पर्दे के पीछे से स्ट्रिंग खींचती हुई एक अलग की सरकार। इन सभी ने मिलकर भारत को, आतंकवादियों को, इंडियन मुजाहिदीन को जैसे एक थाली में परोस कर दे दिया हो। 2004 से 2014 की बात करूं तो भारत में करीब 59 हाई इंटेंसिटी आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 2005 दिल्ली बॉम्बिंग, 2006 अहमदाबाद बॉम्बिंग, 2006 वाराणसी रेलवे स्टेशन बॉम्बिंग, 2006 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2006 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, 2007 वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद कोर्ट हाउस बॉम्बिंग, 2008 जयपुर बॉम्बिंग, 2008 बैंगलोर सीरियल ब्लास्ट, 2008 अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में ही दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 में 26/11 हमला, 2011 मुंबई बॉम्बिंग्स और न जाने कितने अनगिनत हमले। यूपीए के 10 वर्षों के राज में एक डेटा के अनुसार 6,813 नागरिक मारे गए हैं, मतलब करीब 757 एवरेज प्रति वर्ष। ये तो केवल सरकारी आंकड़ा है, असली नंबर न जाने कितना है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की बात करूं तो करीब 2,934 मारे गए। अब अगर कांग्रेसियों में शर्म होती तो ये शर्म की बात भी होती, पर जाने दीजिए। शर्म की क्या ही बात करें उनसे जो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी को भगवा आतंकवाद का लेबल दे, अपने एजेंडे की रोटी उन जलती चिताओं पर सेकना चाहते हैं जिन्हें अजमल कसाब और उनके आतंकवादी साथियों ने मारा था। महाराष्ट्र हमेशा से ही आतंकवाद के लिए एक हॉट बेड रहा है, जिसमें सबसे बड़ी विक्टिम रही मुंबई नगरी। लगभग हर साल कोई ना कोई ब्लास्ट, कोई ना कोई हमला होता रहता था और अब 1.5 दशक से ऊपर हो गया है मुंबई में शांति बनी है। एक दौर वो भी याद आता है जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का चलन था। एक छोटे मोटे चोर से डी कंपनी चलाने वाला डॉन बना दाऊद इब्राहिम आज भी भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। कोई कहता है कि हाल ही में अननोन मैन द्वारा उसे जहर दिया गया था। 20 हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी आतंकवादियों को अननोन मैन द्वारा मारने के बाद अगला नंबर उसी का है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ज्यादा उसके पास में इंटरेस्टेड हूँ। दाऊद इब्राहिम खासकर एक पुलिस वाले का बेटा मुंबई में 11 जुलाई 1993 के सीरियल बम विस्फोट का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन 12 सीरियल ब्लास्ट में जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में हुए थे, उनमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 257 लोग मारे गए, वहीं 700 घायल हुए थे। लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री शरद पवार को एक और बम विस्फोट दिखा। शायद ऐसा विस्फोट होगा जो केवल उन्हें ही दिखाई दे, विद मैजिकल पावर्स। लेकिन ये विस्फोट उनके हिसाब से हुआ था एक मुस्लिम बहुल इलाके में। सालों बाद पवार ने स्वीकारा कि उन्होंने झूठ कहा था, लेकिन शांति रखने के लिए। अब बात रही मास्टरमाइंड दाऊद की। 1985 में दाऊद भारत छोड़कर भागने में सफल रहा, लेकिन वो भागा कैसे? आरोप ऐसे हैं कि दाऊद को भारत से भगाने में शरद पवार ने मदद की थी। साथ ही 2015 में शरद पवार ने यह भी माना कि उन्होंने दाऊद का सरेंडर ऑफर रिजेक्ट किया था। पूरा वीडियो हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इस वीडियो का उद्देश्य था आपको 2014 के पहले के भारत की तस्वीर देना, ताकि आने वाले वीडियो में जब हम आपको 2 सबसे जिम्मेदार भारतीय नागरिक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो आतंकवादियों के मन में तबाही मचा रखी है और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हर तरह से अपनी शपथ निभाई है, भारत को अक्षुण्ण रखने की सौगंध पूरी की है, उसे लेकर आप इस वीडियो से कंपेयर कर सकें, एक फेयर एनालिसिस खुद कर सकें। हमारा तो काम ही है आपको फैक्ट्स देना, सच बताना।